हेलो डियर स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट जेट का हम सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। केमिस्ट्री का सिलेबस हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं और कुछ नए बच्चे जो जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि केमिस्ट्री में आपको किस तरीके से पेपर आएगा, किस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेश्चन कितने होंगे, कितने नंबर के क्वेश्चन है, अगर आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन चाहिए तो कितने नंबर आपको कम से कम चाहिए, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपको कम से कम कितने नंबर चाहिए होंगे। थोड़ा सा हम नॉर्मल बातें करेंगे, अपने पेपर के बारे में बातें करेंगे, फिर हम सिलेबस को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं जेट एग्जाम की बात करूं, जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट जेट एग्जाम की बात करूं, तो इसमें आपके तीनों स्ट्रीम के बच्चे, ठीक है ना, चाहे वो साइंस मैथ का हो, चाहे वो साइंस बायो का हो, चाहे वो एग्रीकल्चर फील्ड से हो, तीनों ही विद्यार्थी इसको दे सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जो उनके 12वीं क्लास में सब्जेक्ट थी वही उनके सब्जेक्ट किसमें रहने वाले हैं, जेट के एग्जाम में। जैसे साइंस मैथ वाले के पास क्या होती है, आपकी केमिस्ट्री होती है, मैथ होती है और फिजिक्स होती है। ठीक है, बायो वाले के पास क्या होती है, मैथ की जगह उसके बायो आ जाती है, और एग्रीकल्चर वाले के पास एग्रीकल्चर होगी, केमिस्ट्री होगी और बायोलॉजी होगी। तो जो आपके 12वीं में जो आपके 3 सब्जेक्ट थे वही ऑप्शनल 3 सब्जेक्ट आपको किस में लेने होते हैं, जेट एग्जाम में लेने होते हैं। ठीक है, मुख्यतः इसको एग्रीकल्चर के विद्यार्थी देते हैं, तो अपन एग्रीकल्चर के बारे में अभी बात कर लेते हैं। तो 3 सब्जेक्ट आपके लिए आएंगे इसमें, एग्रीकल्चर हो गया, बायो हो गया और आपके लिए केमिस्ट्री हो गया। ठीक है, अब अगर मैथ वाला बच्चा है तो उसके लिए क्या आ जाएगा, केमिस्ट्री आ जाएगी, मैथ आ जाएगी, फिजिक्स आ जाएगी। और अगर आपका बायो वाला बच्चा है तो उसके बायो तो रहेगी, केमिस्ट्री भी रहेगी और एग्रीकल्चर की जगह उसके क्या आ जाएगी, फिजिक्स आ जाएगी। इस तरीके से उनके आपके सब्जेक्ट होंगे। ठीक है, एक सब्जेक्ट में आपको कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 40 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन। प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अगर एक क्वेश्चन की मैं मार्किंग की बात करूं तो एक क्वेश्चन कितने अंक का होता है, 4 अंक का यहां पर आपके एक क्वेश्चन होता है। और अगर आपने क्वेश्चन गलत कर दिया तो यहां पर आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है और आपका -1 अंक आपका काटा जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा एग्जाम का पैटर्न। तो अगर मैं टोटल लेके चलूं तो एक सब्जेक्ट आपका 160 नंबर का है। ठीक है, इसी तरह आपका ये भी 160 नंबर का और ये भी आपका कितने का हुआ, 160 का। तो टोटल पेपर जो है वो आपका कितने नंबर का होगा, 480 नंबर का होगा। ठीक है, अब यहां मैं केवल और केवल केमिस्ट्री सब्जेक्ट की बात कर लेता हूं। ठीक है, बाकी मैंने आपको मोटा मोटा आइडिया दे दिया कि किस तरीके से आपका पेपर होगा। ठीक है, अब अगर मैं आपको केवल केमिस्ट्री सब्जेक्ट की बात करूं तो केमिस्ट्री में आपको 4 यूनिट्स आती हैं। ठीक है, कौन कौन सी देखते हैं, चलिए। केमिस्ट्री सब्जेक्ट में आपके जो पोर्शन है वो 4 भागों में डिवाइड कर दिया, यूनिट ए, यूनिट बी, यूनिट सी और यूनिट डी। ठीक है, यूनिट ए की मैं अगर बात करूं तो इसमें ज्यादातर जो पोर्शन है वो किसका है, फिजिकल केमिस्ट्री का है, भौतिक रसायन का। ठीक है, केमिस्ट्री के मुख्यतः 3 पार्ट होते हैं जिनमें से भौतिक रसायन का इसमें ज्यादा पोर्शन है। यूनिट बी की बात करूं तो मैं इसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ज्यादा पोर्शन है, कोलॉइड्स वगैरह इसमें आ जाएंगे। ठीक है, और यूनिट सी की बात करूं तो इसमें जो आपके एग्रीकल्चर केमिस्ट्री जो थी आपके 12th क्लास में, जो आपने एग्रीकल्चर केमिस्ट्री जो दी थी वो आपके इसमें आ जाएगी। ठीक है, और यूनिट डी की मैं बात करूं तो इसमें आपका ज्यादा जो पोर्शन है वो किसका आ जाएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आ जाएगा। ठीक है, अपन यूनिट ए से स्टार्ट करेंगे और बारी बारी से एक एक यूनिट को पढ़ते हुए अपन चलेंगे। ठीक है, तो आज अपन यूनिट फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं और यूनिट फर्स्ट में आपको मैं बताऊं तो इससे आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे भी आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इससे भी आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और डी सेक्शन से भी आपको कितने क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी टोटल अगर मैं कर दूं तो ये टोटल कितने क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, 40 क्वेश्चन हो जाएंगे और एक क्वेश्चन 4 नंबर का, तो ओवरऑल आपके कितने नंबर के हो जाएंगे, ये 160 नंबर के हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको आइडिया पता चल गया कि किस हिसाब से आपका पेपर बटा हुआ होगा। ठीक है, अब हम यूनिट फर्स्ट को स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट ए, और इसमें हम पहली जो यूनिट है उसको स्टार्ट कर रहे हैं, रसायन विज्ञान की मूल अवधारणा। ठीक है, तो आप अपनी कॉपी ले लो, नोट्स आपको बनाने हैं। ठीक है, यहां पे मैं केवल वही बात करूंगा जो आपके मतलब की, आपके एग्जाम के मतलब की। ठीक है, ये टॉपिक ऐसे हैं कि इनके एक एक टॉपिक पे है ना एक एक किताब लिखी जा सकती है। ठीक है, लेकिन कंपटीशन जब आपको फाइट करना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। ठीक है, तो यहां अपन वही बात करेंगे जो आपके मतलब की, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जरूरी है, उस एक सिंगल बात को भी अपन छोड़ेंगे नहीं। तो आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं बिल्कुल। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहली हेडिंग अपनी निकल के आती है, दैनिक जीवन में रसायन विज्ञान का महत्व। ठीक है,
हेडिंग लगाओ पहली, दैनिक जीवन में रसायन विज्ञान का महत्व। ठीक है, क्वेश्चन बन जाते हैं यहां से भी। तो आप सबसे पहले देखो दैनिक जीवन में रसायन विज्ञान किस किस तरीके से इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, पहले तो दवाइयों के नाम याद रखोगे, सिस्प्लेटिन एंड टैक्सोल। ठीक है, ये क्या है, औषधियां हैं, दवाइयां हैं जो आपके किसके इलाज में काम आती हैं भाई, कैंसर के इलाज में। किसके इलाज में, कैंसर के इलाज में। और दो धातुएं भी हैं, एक तो रेडियम है और कोबाल्ट है। ये दोनों हैं, रेडियम और कोबाल्ट। और आपका दवाइयों में मैं बात करूं तो सिस्प्लेटिन और टैक्सोल, ये किसके इलाज के काम में आते हैं, कैंसर के इलाज के काम में आते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट याद रखोगे। दूसरा पॉइंट याद रखोगे AZT, इसका अगर मैं नाम दूं तो एजिडोथाइमिडीन। क्या नाम है इसका, एजिडोथाइमिडीन। ये औषधि किसके काम आती है, ये औषधि एड्स के इलाज के काम में आती है। किसके इलाज में, एड्स के इलाज के काम में आती है। ठीक है, डायरेक्ट आपसे पूछेगा कि कैंसर के इलाज हेतु उपयुक्त औषधि है, 4 ऑप्शन देगा जिसमें से आपको या तो सिस्प्लेटिन देखना है या आपको क्या देखना है, टैक्सोल देखना है। आईसीआर में एक बार पूछ भी चुका है इस तरीके के क्वेश्चन को। ठीक है, और अगर मैं आपको बात बोलूं तो आयोडीन का आइसोटॉप 125, आयोडीन का समस्थानिक। ठीक है, क्या है ये, आयोडीन का समस्थानिक। आयोडीन का समस्थानिक, इसका काम क्या है, ये मस्तिष्क अर्बुद, ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे अपन, ब्रेन ट्यूमर। ब्रेन ट्यूमर, ठीक है, मस्तिष्क की गांठ, सिर में गांठ हो जाती है ना, ब्रेन ट्यूमर होता है। तो ब्रेन ट्यूमर का पता लगाने में कौन सा, आयोडीन का आइसोटॉप 125 का उपयोग होता है। साथ ही साथ ये क्या करता है, थायराइड ग्रंथि के कार्य, थायराइड ग्रंथि के कार्य, तो थायराइड ग्रंथि के कार्य और ब्रेन ट्यूमर का पता लगाने के लिए किसका यूज करते हैं, आयोडीन के आइसोटॉप 125 का यूज करते हैं। ठीक है, तीनों बातों को एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं। कैंसर के इलाज में कौन कौन, सिस्प्लेटिन और टैक्सोल। ठीक है, और साथ में कौन कौन से आपके मेटल आ गए, रेडियम आ गया और कौन आ गया, कोबाल्ट आ गया आपका। ठीक है, एजिडोथाइमिडीन AZT जो एड्स के इलाज के काम में आती है, ब्रेन ट्यूमर का पता लगाने में आयोडीन 125 और थायराइड ग्रंथि के कार्य के बारे में जानकारी लेने के लिए आयोडीन 125 का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इतनी बातें आप पहले लिखिए। लिख लिया, चलें आगे। ठीक है, एक चीज आप इसमें और मेंशन कर लेना, 20वीं शताब्दी को बहुधा रसायन की शताब्दी, बहुधा रसायन की शताब्दी कहा जाता है, बहुधा रसायन की शताब्दी कहा जाता है। ठीक है, 20वीं शताब्दी को क्या कहते हैं, बहुधा रसायन की शताब्दी कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई 20वीं शताब्दी को, क्योंकि 20वीं शताब्दी में रसायन विज्ञान ने बहुत ज्यादा प्रोग्रेस की थी। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सारे 20वीं शताब्दी में खोजे गए। इस वजह से 20वीं शताब्दी को रसायन विज्ञान की मतलब बहुत ज्यादा प्रोग्रेस होने की वजह से क्या कह दिया गया, बहुधा रसायन की शताब्दी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि बहुधा रसायन की शताब्दी किसे कहते हैं। ऑप्शन में दे दे आपको 18, 19, 20, 21, तो किसको टिक करना है, 20वीं शताब्दी को बहुधा रसायन की शताब्दी कहते हैं। ठीक है, लिख लीजिए इस बात को भी। और फिर आगे हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सार्थक अंक। ठीक है, जिसको इंग्लिश में अपन बोलेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, देखिए एक एक टॉपिक को बारीकी से समझना है। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, जो आपको सिलेबस दे रखा है उस सिलेबस में से आपको कोई सिंगल पॉइंट भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, चलिए तो हेडिंग लगाते हैं हम, हमारी दूसरी हेडिंग सार्थक अंक। सार्थक अंक जिसको इंग्लिश में अपन बोलेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, सार्थक अंक, थोड़ा तो नाम से ही क्लियर हो रहा है,
अर्थपूर्ण अंक को ही हम क्या कहेंगे, सार्थक अंक। ऐसे अंक जिनका कोई ना कोई मतलब निकले उनको हम क्या कहेंगे, सार्थक अंक कहेंगे। अब देखो मैथ के सार्थक अंक अलग हो सकते हैं, ठीक है ना, अपने केमिस्ट्री के सार्थक अंक अलग है। मैं अगर आपको बोलूं 10 ml तो क्या केमिस्ट्री में ये सार्थक है? नहीं है केमिस्ट्री में सार्थक। केमिस्ट्री में सार्थक कब होगा, जब हम यहां पे लिखें 10.00 ml, तब ये केमिस्ट्री में क्या होगा, सार्थक अंक होगा, अर्थपूर्ण अंक होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं बोलूं तो 10 के बाद पॉइंट में कुछ अनिश्चितता हो सकती है। अनिश्चितता का मतलब हो सकता है 0.01 हो सकता है 10.1 हो सकता है 10.02, कुछ मान हो सकते हैं, थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है। अगर फिक्स 10 तभी माना जाएगा जब क्या लिखा हो, 10.00 ml लिखा हो, तभी ये फिक्स माना जाएगा। जब हम टाइट्रेशन में रीडिंग भी लेते हैं ना, तो वहां रीडिंग आपने इस तरीके से लिखी होगी 19.0 ml, टाइट्रेशन किए होंगे ना, अनुमापन, तब हम वहां रीडिंग इस तरीके से लिखते हैं। क्यों? क्योंकि 19 ml में थोड़ी बहुत अनिश्चितता हो सकती है 0.12 की, लेकिन अगर फिक्स 19 है तो ये फिक्स 19 कब माना जाएगा, जब आप इसको क्या लिखोगे, 19.0 ml लिखोगे। तो केमिस्ट्री में सार्थक अंक कुछ इस तरीके से होते हैं। अब क्या क्या पहचानने के नियम है, किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, सारी बातें अपन अब करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग लगा लो आप, सार्थक अंक, और इसके अपन एक एक नियम से हम क्वेश्चन को देखेंगे, एग्जाम्पल को देखेंगे, ठीक है। तो पहला नियम देखते हैं, सार्थक अंक, ठीक है। रूल नंबर फर्स्ट, सभी गैर शून्य अंक सार्थक अंक कहलाते हैं, ठीक है। यानी आपके वो अंक जिसमें जीरो ना हो, वो सारे के सारे ही क्या हैं, सार्थक अंक है। जैसे मैं आपको बोलूं 1 2 3, ठीक है, और मैं आपको बोलूं 5 7 8, और मैं आपको बोलूं 1 4 3 2 1, और मैं आपको बोलूं और ले लो 5 7 1 1 1, ठीक है, और मैं आपको बोल दूं 7 2 1 3 5 6 7, ठीक है। अब मैं आपको पूछूं प्रत्येक में सार्थक अंक कितना है, तो आपको पता है हर एक में किसी में भी जीरो नहीं है, सारे कैसे हैं, गैर शून्य अंक। जब सारे ही गैर शून्य अंक हों तो ये सभी क्या कहलाते हैं, सार्थक अंक। यहां कितने अंक हैं, देखो 1 2 3, तो यहां सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी, अगर मैं बोलूं यहां सार्थक अंक कितने होंगे, 3। अगले वाले में देखना 1 2 3, तो यहां भी सार्थक अंक कितने, 3। अगले वाले में 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, तो अगले वाले में सार्थक अंक कितने हो गए, 7, ठीक है। तो सभी गैर शून्य अंक क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। पहला रूल लिखो और इसके एग्जाम्पल भी आप साथ के साथ लिखो, ठीक है। चले आगे, ठीक है। तो पहला रूल अपना क्लियर हुआ। अब बात करते हैं रूल नंबर सेकंड की। तो देखो सेकंड नियम अपन का क्या कहता है कि आपकी है ना, दो तो क्या हो, गैर शून्य अंक, और उनके बीच में क्या आ जाए, आपका जीरो आ जाए, ठीक है, तो वो भी आपकी क्या कहलाएगी, सार्थक अंक कहलाएगी। किस तरीके से लिखेंगे इस नियम को, देखना। देखो दो गैर शून्य अंक, गैर शून्य अंक का मतलब क्या है, शून्य के अलावा कुछ भी, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे क्या है, गैर शून्य अंक, शून्य के अलावा, ठीक है। दो गैर शून्य अंक के मध्य उपस्थित शून्य सार्थक अंक कहलाती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपके लिए, जैसे 101, 10,001, ठीक है, और मैं आपके लिए लिख दूं 1001, ठीक है, और कोई सा भी अंक ले लो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आपको यहां पे सभी में आपको दिख रहा है कि दो गैर शून्य अंक हैं उसके बीच जीरो है, दो गैर शून्य अंक हैं उसके बीच जीरो है, दो गैर शून्य अंक हैं उसके बीच जीरो है, दो गैर शून्य अंक हैं उसके बीच जीरो है, ठीक है। तो जब भी ऐसा आपका आ जाए तो सभी आपके अंक कैसे होंगे, सार्थक अंक होंगे। तो यहां पर आपके कितने होंगे, 1 2 3, ठीक है। इसी तरह नीचे वाले में 1 2 3 4 5, ठीक है। इससे नीचे वाले में 1 2 3 4, ठीक है। इससे नीचे वाले में 1 2 3
4, 5, ठीक है। तो यहां सार्थक अंक कितने हुए? 5 हुए, ठीक है। दूसरा नियम समझ में आ गया, दो गैर शून्य अंक के बीच 0 हो तो उसको हम क्या कहेंगे? सार्थक अंक कहेंगे। लिखो इसको। फिर तीसरे नियम की बात करते हैं अपन, ठीक है। लिख लिया, चले आगे। अगर मैं थोड़ा सा आपको लगूं फास्ट हूं तो आपको वीडियो को बीच में स्टॉप करना है और स्टॉप करके आप आराम से लिख सकते हो, ठीक है ना। आपके हाथ में बटन है, आप जिस तरीके से चाहो उस तरीके से लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ अगर मैं वेट करूंगा तो आपको पता है वीडियो, थोड़ी सी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। तो थोड़ा सा टाइम को हम बचाएंगे, आप वीडियो को बीच में पॉज करके रोक रोक के आप लिख लेना। चलिए बात करते हैं अब तीसरे नियम की। तीसरा नियम देखना, देखिए नियम नंबर तीसरा देखिए, ठीक है। प्रथम गैर शून्य अंक के बाद की 0 सार्थक अंक नहीं होती है। ध्यान देना इस पॉइंट को, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल लिखता हूं, 10, 100, 1000, 10,000 या कुछ भी ले लो, 500, 5000, कुछ भी, ठीक है, 5000 कुछ भी। रूल पढ़ना देखें एक बार, क्या बोला है? पहले गैर शून्य अंक और इसके बाद वाली 0 हो तो ये सार्थक अंक नहीं होंगी। प्रथम में गैर शून्य अंक, उसके बाद जितनी भी 0 हो वो सार्थक अंक नहीं है। हाँ, ये गणित में सार्थक अंक है, गणित में तो सार्थक अंक कितने हैं? 2 हैं, लेकिन केमिस्ट्री में यहाँ 2 सार्थक अंक नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ गणित और इसको, केमिस्ट्री को मिक्स मत करना, इनके सिग्निफिकेंट फिगर, सार्थक अंक इनके अलग अलग हैं। हमने क्या बोला? प्रथम गैर शून्य अंक हो और इसके बाद वह 0 हो तो वो 0 सार्थक अंक नहीं होती। कब सार्थक अंक होगी ये भी मैं आपको बताऊंगा। अधूरा ज्ञान हानिकारक है। वीडियो पर आए हो तो एक ही बार में टॉपिक को पूरा देखना है, वरना इसको नहीं देखना, ठीक है। जिस भी टॉपिक को स्टार्ट करो उसको बिल्कुल पूरा पढ़ो, ठीक है, क्योंकि अधूरा ज्ञान हर किसी के लिए हानिकारक होता है, आपको ये बात अच्छे से पता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं। तो यहां पहले गैर शून्य अंक है, 0 है, तो यहां सार्थक अंकों की संख्या 2 ना होके कितनी होगी? 1 होगी, ठीक है। यहां भी कितनी भी 0 हो हमें कोई मतलब नहीं, गैर शून्य अंक कितना है? 1, तो यहां सार्थक अंक कितना होगा? 1 होगा, ठीक है। मैं यहां एक और चलो इस तरीके से लिख देता हूं, ठीक है। यहां देखो 1000 है तो हमें ये 0 तो सार्थक अंक होंगी नहीं, सार्थक अंक केवल कितना होगा? 1 होगा, ठीक है। बात करते हैं 10,000। अब यहां थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है, यहां कॉमा लग रहा है, दशमलव नहीं है, इस चीज को ध्यान देना। यहां क्या लग रहा है? कॉमा। कॉमा लगा हो या ना लगा हो कोई मतलब नहीं है हमें इससे, लेकिन दशमलव लगा होगा तो कहानी बदल जाएगी, खेल बदल जाएगा पूरा, ठीक है। आगे बताऊंगा उस बिंदु को, अभी ध्यान रखना। यहां कॉमा है, दशमलव नहीं है, तो कॉमा हो या ना हो कोई मतलब नहीं, हमारा गैर शून्य अंक है, उसके बाद की 0 हमारी सार्थक अंक नहीं होंगी। तो सार्थक अंक यहां कितना होगा? केवल और केवल 1 होगा, ठीक है। 500 में सार्थक अंक, ये 2 0 से कोई मतलब नहीं, सार्थक अंक कितना होगा? 1 होगा, ठीक है। 55,000 में इन 3 0 से कोई मतलब नहीं, सार्थक अंक कितना होगा? 1 और 1 2 होगा, ठीक है। समझ में आ गया रूल, नियम, एग्जाम्पल लिख लो। चलिए आगे चलते हैं चौथे रूल की तरफ। लिखो इनको फटाफट, मिटा दूं, वीडियो को पॉज करके आप लिख लेना, ठीक है। चलिए चौथे नियम की तरफ चलते हैं। अब ये 0 कब सार्थक अंक होंगी उनकी भी बात हम करते हैं। चलिए देखिएगा, चलिए चौथा नियम देखते हैं अपन। चौथा नियम, ठीक है। यदि गैर शून्य अंक के बाद दशमलव हो, यदि गैर शून्य अंक के बाद दशमलव हो तो समस्त शून्य सार्थक अंक होती हैं, ठीक है। क्या बोला? यदि गैर शून्य अंक के बाद दशमलव हो तो गैर शून्य अंक के बाद की जितनी भी 0 हैं आपकी वो कैसी होंगी? सार्थक अंक होंगी, ठीक है। गैर शून्य अंक के बाद की समस्त 0, गैर शून्य अंक के बाद की समस्त 0 कैसी होंगी? सार्थक अंक होंगी, ठीक है। एग्जांपल देके आपको मैं बताता हूं। अभी जो आपको मैंने बोला 10, ठीक है, या मैंने बोल दिया मान के चलो 100,
तो अभी तो आप बोलोगे कि सर इसमें सार्थक अंक कितना है, 1 है, ठीक है, जैसा कि अभी अभी आपने रूल बताया। लेकिन अगर मैं यहाँ 1 के आगे फुल स्टॉप लगा दूं तो अब आपका टोटल जो है नियम चेंज हो चुका है। नियम क्या बोल रहा है हमारा, गैर शून्य अंक के बाद दशमलव हो। ये रहा हमारा गैर शून्य अंक, इसके बाद क्या आ गया, दशमलव। तो अब इस गैर शून्य अंक के बाद में जितनी भी जीरो हैं वो हमारी क्या होंगी, सार्थक अंक होंगी। समझ गए बात को। तो यहाँ सार्थक अंक अब 1 ना होके बताओ कितना होगा, सार्थक अंक 3 होगा, ठीक है। अगर मैं 10.000 कर दूं तो यहाँ याद रहे कॉमा नहीं है, ये क्या है, फुल स्टॉप है। तो यहाँ सार्थक अंक कितना होगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। सार्थक अंक कितना हो गया, 5 हो गया। अगर मैं बोल दूं 101.000, ठीक है, या और एक और जीरो लगा दूं तो यहां भी आपको पता है 1 2 3 4 5 6, तो यहां सार्थक अंक कितने हो गए, 6 हो गए, ठीक है। तो याद रहे इस तरीके से अगर आपको गैर शून्य अंक मिले और गैर शून्य अंक के बाद आपको कहीं भी अगर दशमलव मिल जाए, गैर शून्य अंक के बाद आपको कहीं भी दशमलव मिल जाए तो गैर शून्य अंक के बाद वाली जितनी भी जीरो है वो आपकी क्या होंगी, सार्थक अंक होंगी, ठीक है। समझ में आ गया नियम। लिख लो इसको, फिर 5वें नियम की बात करता हूं आपसे। लिखो इसको, मिटा दें। चलिए 5वां नियम देखिए। ठीक है, देखो देखो, 0, इसके बाद क्या हो, दशमलव, और दशमलव के बाद क्या हो, गैर शून्य अंक, ठीक है। पहले तो क्या हो, शून्य, फिर दशमलव हो, और उसके बाद क्या हो, गैर शून्य अंक। तो गैर शून्य अंक के बाद की समस्त शून्य सार्थक अंक होती हैं, ठीक है। जैसे 0.00300, ठीक है। अब नियम को समझना, क्या बोला मैंने, 0 है, फिर क्या हो, दशमलव, ठीक है, दशमलव भी है। इसके बाद क्या आ जाए, कहीं भी गैर शून्य अंक, तो ये आ गया हमारा कौन सा, गैर शून्य अंक। तो गैर शून्य अंक के बाद की समस्त जीरो कैसी होती हैं, सार्थक अंक होती हैं, ठीक है। ये गैर शून्य अंक है, इसके बाद की जीरो कितनी होंगी, सार्थक अंक होंगी, ठीक है। देखिए कोई सा भी नंबर मिल सकता है आपको, हर तरीके के नंबर हमको प्रैक्टिस करनी है कि पता नहीं कौन सा नंबर दे दे और हमको पूछ ले कि दिए गए नंबर में सार्थक अंक बताओ, ठीक है। तो चलिए हमारा नियम आ गया कि दशमलव हो, जीरो हो, दशमलव हो और गैर शून्य अंक हो। तो गैर शून्य अंक के बाद की जीरो सार्थक अंक होंगी, पहले वाली नहीं होगी। तो बाद में कितनी जीरो है, 2 और 1 ही है, तो 1 2 3, यहां सार्थक अंकों की संख्या कितनी निकल के आई, 3 निकल के आई, ठीक है। जैसे मैं आपको और एक और एग्जांपल देता हूं, 0.5050500, तो आपको पता है शून्य, शून्य के बाद दशमलव, दशमलव के बाद गैर शून्य अंक, तो गैर शून्य अंक के बाद की समस्त जीरो कैसी होंगी, सार्थक अंक। तो यहाँ पे कितने सार्थक अंक होंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी, 5 होगी, ठीक है। समझ में आ गया नियम, लिख लो इसको आराम से, फिर आगे अपन और बात करते हैं, ठीक है। कर लोगे आराम से, ठीक है। नियम नंबर 6वें पर चलते हैं। चलिए लिख लो इसको, रूल नंबर 6 देखो। देखो, चाहे 10 की पावर पॉजिटिव हो या 10 की पावर नेगेटिव, इसे छोड़कर सार्थक अंक ज्ञात करते हैं, ठीक है। चाहे 10 की पावर में आपको कितना भी पॉजिटिव दे रखा हो, चाहे 10 की पावर में कितना भी नेगेटिव दे रखा हो, इसको छोड़ देना, सार्थक अंक चेक करना। एग्जाम्पल बताता हूं आपके लिए, जैसे 6.00 इंटू 10 पावर -7, ठीक है। या मैं बोल दूं 100 इंटू 10 पावर प्लस के मैं लिख देता हूं, यहाँ पे प्लस तो लिखो या मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस के 8, ठीक है। या मैं आपको लिख देता हूं 0.0
3010 इंटू 10 पावर -5। ठीक है, तो आपको चाहे इधर प्लस में कितना भी दे रखा हो, माइनस में कितना भी दे रखा हो, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, इसको नहीं देखना। आपको क्या देखना है, अब ये देखना है। तो आपको पता है गैर शून्य अंक दशमलव है, तो दशमलव के बाद की समस्त जीरो कैसी होती है, सार्थक अंक। तो यहाँ सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी, 3। इसको भूल जाओ, प्लस माइनस जो भी दे रखा है। आपको पता है गैर शून्य अंक बाद में दशमलव है क्या, नहीं है। तो गैर शून्य अंक के बाद की समस्त जीरो कैसी होती है, सार्थक अंक नहीं होती। यहाँ दशमलव होता तब ये सार्थक अंक होती। तो यहाँ सार्थक अंकों की संख्या केवल और केवल कितनी है, 1 है। यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ देखो दशमलव आ गया, 0 दशमलव, तो गैर शून्य अंक के बाद की जीरो सार्थक अंक होती हैं, पहले वाली नहीं होती। तो गैर शून्य अंक ये रहा, इसके बाद की जितनी भी जीरो है सारी सार्थक अंक। तो 1 2 3 4, यहाँ सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, 4 है। ठीक है, तो आई थिंक आप इस नियम को समझ चुके हैं, इसको लिख लो। फिर एक लास्ट नियम और है, उसके बाद हम बात करेंगे सार्थक अंकों का जोड़ बाकी गुणा भाग किस तरीके से करते हैं। ठीक है, लिखो इसको, फिर आगे की बात करते हैं। ठीक है, चलें आगे। चलिए एक लास्ट नियम और है, उसको भी देखते हैं। उसके बाद में देखेंगे जोड़ बाकी गुणा भाग हम किस तरीके से करेंगे सार्थक अंकों का। चलिए नियम नंबर 7 देखिए। नियम नंबर 7 क्या कहता है, गणनीय वस्तुओं में सार्थक अंक अनंत, इनफाइनाइट होता है। ठीक है, क्या बोला हमने, गणना करने योग्य जितनी भी वस्तुएं, याद रहे मैं जो वर्ड बोल रहा हूं, एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने गणनीय योग्य बोला है, मापने योग्य नहीं। गणनीय योग्य जितनी भी वस्तुएं हैं, यानी जिनकी गणना कर सको। ये मार्कर है, मैं क्या इसको गिन सकता हूं, बिल्कुल 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 1 दर्जन मार्कर, ठीक है ना। लेकिन मैं बोलूं कि दूध, क्या उसको आप गिन सकते हो, नहीं। दूध को क्या कर सकते हो, माप सकते हो। तो वो मापने योग्य वस्तु है। मैं क्या बोल रहा हूं, गणनीय योग्य वस्तुओं में जो सार्थक अंक होता है वो कितना होता है, अनंत होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, तो एग्जांपल देखना। जैसे मैंने आपको बोल दिया, चलो 10 बॉल, ठीक है, 10 बॉल, ठीक है, मैंने आपको बोल दिया 10 बॉल हैं आपके पास, या मैंने बोल दिया आपके पास 10 क्या है, आपके पास मार्कर हैं, 500 आपके पास क्या है, किताबें हैं। ठीक है, या मैं आपके बोल दूं आपके पास 20 क्या है भाई, 20 आपके पास बाल्टी है। ठीक है, तो कुल मिला के ये सारे कैसे हैं, गणना करने योग्य हैं। तो इनमें सार्थक अंक कैसा होगा, सभी में अनंत। कैसा होगा, सार्थक अंक अनंत होगा। क्यों होगा सार्थक अंक अनंत, जैसे अगर मेरे पास 10 बॉल हैं तो 10 के बाद मैं पॉइंट लगा के कितनी भी जीरो लगाऊं, अनंत जीरो लगाता जाऊं इस तरीके से। ठीक है ना, अनंत इनफाइनाइट जीरो लगा दूं। बताओ 10 बॉल की 11 बॉल हो जाएंगी क्या, नहीं होंगी ना। अरे 10 के बाद मैं पॉइंट लगा के कितनी भी जीरो लगाऊं, बॉल तो कितनी रहने वाली है, 10 ही रहने वाली है। लेकिन मैं पॉइंट लगा के अनंत जीरो लगा सकता हूं। और आपको पता है कि गैर शून्य अंक के बाद अगर दशमलव हो तो समस्त शून्य कैसी होती हैं, सार्थक अंक होती हैं। इस वजह से गणना करने योग्य जितनी भी वस्तुएं हैं उन सभी का सार्थक अंक कैसा होगा, अनंत होगा। हाईलाइट करके इस बात को अच्छे से याद रख लेना, कहीं यहां एक सार्थक अंक बता दिया तो गई भैंस पानी में। ठीक है ना। चलिए और एक और आपको मैं बोल दूं, जैसे आपको कोई बोल दे 300 ml दूध, इसमें सार्थक अंक बताओ, तो अब आपको पता होना चाहिए कि भाई ये गणनीय योग्य नहीं है। अरे दूध को गिन सकते हो क्या, नहीं गिन सकते ना, ये तो कैसी है, मापने योग्य है। तो मापने योग्य वस्तुओं में तो वैसे ही चलेगा जैसा हमारा सार्थक अंकों का नियम चल रहा था। यहाँ सार्थक अंक आपको पता है गैर शून्य अंक के बाद की जीरो सार्थक अंक नहीं होती, तो यहाँ सार्थक अंक कितना है, 1 है। समझ गए बात को, ठीक है। चलिए बात करते हैं, तो इसको आप लिख लो इस नियम को। जैसे आपको बोल दे कोई 300 ग्राम, तो 300 ग्राम में बताओ, तो 300 ग्राम में भी आप कहोगे सार्थक अंक 1। आपसे बोल दे 250 ग्राम, 250 ग्राम में बताओ सार्थक अंक 2। आपसे बोल दे 250 ml, 250 ml में बताओ सार्थक अंक 2। समझ गए ना बात को। तो इस नियम को आप एक बार लिख लो, फिर हम आगे की बात करते हैं। ठीक है, लिख लो, मिटा दे भाई। चलिए फिर अब अगला टॉपिक आता है हमारा सार्थक अंकों का जोड़ बाकी गुणा भाग। क्या आया भाई, जोड़ बाकी गुणा भाग। ठीक है, चलिए तो अगली हेडिंग लगाओगे सार्थक अंकों का जोड़ बाकी गुणा भाग। 2 नियम बताऊंगा, 2 नियम के बाद ये टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, हेडिंग लगाओ फटाफट। देखो सार्थक अंकों का इधर तो मैं कर देता हूं जोड़ बाकी, ठीक है,
और इधर मैं कर देता हूं क्या, गुणा व भाग। ठीक है, समझना थोड़ा अंतर है दोनों को, क्या अंतर है इनमें ये भी देखते हैं। ठीक है, जैसे आप नॉर्मल करते हो ना जोड़ बाकी गुणा भाग, वैसे ही आपको करने हैं। फर्क क्या है इधर देखना, जो न्यूनतम, जो दशमलव के बाद न्यूनतम सार्थक अंक है, उत्तर में भी उतने ही सार्थक अंक रखने हैं। ठीक है, जो प्रश्न में आपको दशमलव के बाद न्यूनतम सार्थक अंक जो दिए हैं, उत्तर में भी आपको उतने ही न्यूनतम सार्थक अंक रखने हैं। ठीक है, यहां क्या करना है, यहां आपको ओवरऑल न्यूनतम सार्थक अंक रखने हैं। ठीक है, प्रश्न में जो न्यूनतम सार्थक अंक है, उत्तर में भी उतने ही सार्थक अंक रखने हैं। ठीक है, अभी एग्जाम्पल से अच्छे से क्लियर होगा। यहां तो मैंने याद रखें कौन सा वर्ड लिया है, दशमलव, यानी यहां तो जोड़ बाकी में आपको दशमलव के बाद न्यूनतम सार्थक अंक जितने क्वेश्चन में दे रखे हो, आंसर में भी उतने ही रखने हैं। जबकि यहां पर क्या है, ओवरऑल जो न्यूनतम सार्थक अंक है वो आपको रखना है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, देखिए 19.6 व 1.8, 19.6 1.8 तथा 2.013 में 2.013 सार्थक अंकों का योग करो। ठीक है, योग कीजिए। ठीक है, ये आपको एक संख्या दे रखी है। तो अब आपको पता है इसमें एक तो है 19.6 और क्या है 1.8। ठीक है, इसको और अपन थोड़ा चेंज करते हैं, इसको 19.61 करते हैं। ठीक है ना, और इसको अगर हम बोलें तो 2.013। अब देखो दशमलव के बाद आप चेक करो, यहां दशमलव के बाद सार्थक अंक कितने दिख रहे हैं आपको, 2। यहां दशमलव के बाद सार्थक अंक 8, यानी कितना दिख रहा है, 1। ठीक है, नीचे चलो, दशमलव के बाद कितने सार्थक अंक दिख रहे हैं, 1 2 3, तो यहां दशमलव के बाद सार्थक अंक कितने हैं, 3 है। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं 3। अब मुझे आप बताओ न्यूनतम सार्थक अंक यहां पर कितना है। आप सभी को पता है न्यूनतम सार्थक अंक ये रहा, केवल और केवल 8, यानी न्यूनतम सार्थक अंक दशमलव के बाद कितना है, 1 है। तो आंसर में भी आपको दशमलव के बाद न्यूनतम सार्थक अंक कितना रखना है, 1 ही रखना है। ठीक है, चलिए हम इसको एक बार जोड़ लेते हैं। जैसे सिंपल आप जोड़ते हो उसी तरीके से आपको जोड़ना है। यहाँ पर क्या आ जाएगा 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, 8 और 6 कितने, 14 की 4 हासिल लगी 1, 10 11 12 और आपका 13 की 3 हासिल लगी 1, और ये हो गया आपका कितना, 23। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको न्यूनतम क्या कर देना है, जैसे आपको दशमलव के बाद जो न्यूनतम सार्थक अंक था वही आपको किस में रखना है, आंसर में। अब यहाँ पे आपको पता है दशमलव के बाद आपको केवल और केवल कितना सार्थक अंक रखना है, 1। ठीक है, तो आपका ये आंसर नहीं होगा। ऑप्शन में आपको ये सबसे पहले मिलेगा, ऑप्शन में पहले ही नंबर पे आपको क्या रख के देगा, वो 23.423, और आप कहोगे बड़े खुशी हो जा रहे, मिल गया, और वो आपका कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो दशमलव के बाद आपको केवल 1 सार्थक अंक रखना है। तो यहां से आपको ये 2 और 3 को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, 23.4 जो होगा वो आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। मेरी बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, अब चलते हैं आगे गुणा व भाग की तरफ। यहां एग्जांपल देखिए, यहां हम ले लेते हैं 2 संख्या, एक तो हमने ले लिया 12.5 और एक हमने ले लिया 2.5। ठीक है, यहां हमको इन दोनों का क्या करना है, गुणा करना है। तो आपको पता है यहां अगर मैं सार्थक अंक देखूं तो 1 2 3, यहां सार्थक अंक आपके कितने निकल के आए, यहां तो सार्थक अंक आपके निकल के आए 3, और यहां अगर मैं देखूं तो 1 और 2, यहां सार्थक अंक कितने निकल के आए, 2। तो आंसर में आपको अब दशमलव के बाद नहीं चेक करना, आपको ओवरऑल देखना है। ओवरऑल सार्थक अंक यहां है न्यूनतम 2, तो आपको आंसर में भी कितने सार्थक अंक रखने हैं, 2 सार्थक अंक आपको रखने हैं। ठीक है, अब इसका गुणा कर लो आप। ठीक है, तो गुणा करोगे 25, इसको मान ले हम, पॉइंट हम आगे लगा लेंगे। 25 पंजे कितना होता है, 125, तो 5 हासिल की लगी कितनी, 12, 25 दूना कितना 50, 50 और 12 कितना 62, तो 2 हासिल 6। ठीक है, 25 एकम 25, 25 और 6 कितने हो गए आपके 31। ठीक है,
एक और एक, दो संख्या पहले पॉइंट लगा दो, तो आपका क्या आया 31.25। क्या ये आपका आंसर होगा? नहीं, आपको ओवरऑल कितने सार्थक अंक रखने हैं? 2 सार्थक अंक रखने हैं। तो आपको ये बाद से हटाते चलो, ठीक है ना, इकाई स्थान से हटाते चलो, 2 ये आपको हटा देने हैं, ठीक है। आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका कौन सा होगा? 31, क्योंकि आपको आंसर में भी न्यूनतम सार्थक अंक रखने, और न्यूनतम सार्थक अंक आपको क्वेश्चन में 2 दे रखे थे, तो आंसर में भी हम कितने रखेंगे? 2 रखेंगे। आई थिंक आप अंतर समझ चुके हो। यहां आपको दशमलव के बाद न्यूनतम सार्थक अंक चेक करने हैं, यहां आपको ओवरऑल न्यूनतम सार्थक अंक देखने हैं। यहां हमने देखा दशमलव के बाद सार्थक अंक 1 था, तो हमने यहां भी दशमलव के बाद सार्थक अंक कितना रखा है? 1 रखा है। आप मेरी बात समझ चुके हो, इसको आप एक बार लिख लो। हाँ, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, इसको भी देख लो। संख्या हटाने के भी कुछ नियम है। अगर संख्या 5 से बड़ी हो, संख्या 5 से बड़ी हो, तो सामने वाले में आपको क्या जोड़ देना है? 1 जोड़ देना है। जैसे मैं बोलूं आपको 12.06 में से आपको 6 को हटाना है। किसको हटाना है? 6 को। तो 6 आपको 5 से बड़ी है, 6 5 से बड़ी है, तो सामने वाली में क्या जोड़ दोगे? 1। आप हटाने के बाद क्या लिखोगे? 12.1 लिखोगे। अगर संख्या 5 से कैसी हो? 5 से छोटी, 5 से छोटी हो तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं करना। अगर 5 से छोटी हो, जैसे मैं बोल दूं कि 12 पॉइंट आपका यहां था 04, अब आपको 4 को हटाना है, तो 4 कैसा है? 5 से छोटा, कोई दिक्कत नहीं, आप सीधा लिख दोगे क्या? 12.0, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर फिक्स 5 हो तो क्या करें? फिक्स 5 हो तो मैं आपको यहां बताता हूं, ठीक है ना। फिक्स 5 हो तो 2 कंडीशन है, 5 से पहले वाली संख्या सम है या 5 से पहले वाली संख्या विषम है। अगर 5 से पहले वाली संख्या विषम है तो उसमें 1 जोड़ देना, और अगर सम है तो उसमें कोई परिवर्तन आपको नहीं करना, नो चेंज। जैसे मैं अगर आपको बोलूं, एक संख्या मैं आपको देता हूं, ठीक है, जैसे देखो 12.45, इसमें से आपको 5 हटाना है। क्या हटाना है? 5 हटाना है, ठीक है। तो 5 से पहले वाली संख्या देखनी है। 2 4 6 8 कैसी संख्या होती है? सम संख्या। तो 4 मुझे बताओ सम है या विषम है? सम है। तो आप 4 सम है तो कोई चेंज नहीं, आप सीधा 5 को हटा दो, आंसर क्या होगा? 12.4 होगा। लेकिन मैं कहूं 12 पॉइंट आपका आ जाए कितना? 3 5। अब आपको 5 हटाना है, और 5 से पहले वाली संख्या कैसी है? विषम संख्या है। तो विषम संख्या को हटाने में सामने वाले में क्या जोड़ना है? आपको 1 जोड़ना है। तो यहां अगर मेरे को 5 हटाना पड़ेगा तो मैं आंसर में 12.3 ना लिख के मैं क्या लिखूंगा? 12.4 लिखूंगा, ठीक है। समझ गए आप इस बात को? अब पहले लिख लो इस चीज को, फिर आगे की बात करते हैं। लिख लिया? चलें, चलिए अब 1-2 क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, और जितना कॉन्सेप्ट अभी आपने सीखा है उस चीज को आप समझकर इसका आंसर देना, ठीक है। चलिए देखो क्वेश्चन देखो, ठीक है। 29.2 माइनस 20.2 ब्रैकेट 1.79 इंटू 10⁵, इसमें भाग दे दिया है अपन ने 1.37 का, ठीक है। व्यंजक में सार्थक अंक हैं, ठीक है। इस व्यंजक में कितने सार्थक अंक हैं ये आपको बताना है। ये आपको पीएमटी के अंदर पूछा गया है, ये आपको क्वेश्चन। ऑप्शन देता हूं आपको 0, 1, 2 या 3, ठीक है। ये आपको ऑप्शन, ठीक है। अब देखो, क्या आपको इस क्वेश्चन को आपको बहुत ज्यादा सॉल्व करना है? नहीं, आपको केवल यहां पर ब्रैकेट सॉल्व करना है। ब्रैकेट सॉल्व करके आपको भाग भी नहीं लगाना, और आपको न्यूनतम सार्थक अंक या संख्या आप चेक करोगे और आंसर बता दोगे, ठीक है। चलिए आंसर मैं आपको बताता हूं इसका किस तरीके से आप करोगे। पहले आप मुझे अपने मन में आप सोच के रख लो अपना जो भी आपका आंसर हो देख के, ठीक है। अब यहां पर ज्यादातर बच्चे ये गलती करेंगे कि देखेंगे कि 1 2 3 आपने देख लिया, तो ज्यादातर बच्चे यहां पर किसको टिक कर देंगे? डी ऑप्शन को टिक कर देंगे। लेकिन ये गलत है। जब भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन आए तो आपको पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। अगर इसके कोष्टक को मैं सॉल्व करूं तो आपको पता है 29.2 में से अगर मैं 20.2 घटा दूं तो कितना आ जाएगा? 9.0 आ जाएगा। अरे आ जाएगा ना। 29.2 में से अगर 20.2 घटा दूं तो कितना आ जाएगा? 9.0। और 9.0 के बाद यहां तो ये ब्रैकेट है ही,
1.79 इंटू 10⁵ और फिर भाग दे दिया है आपने कितना 1.37 का। तो अब आपका आ गया गुणा और भाग वाला। और गुणा और भाग में हमने क्या नियम पढ़ा कि जब भी आप गुणा और भाग आप लगाओगे तो आपको प्रश्न में दिए गए न्यूनतम सार्थक संख्या देखनी है। तो न्यूनतम सार्थक अंक कितने हैं यहाँ पर, 1 और 1 2, ठीक है ना, क्योंकि पॉइंट के बाद की जीरो कैसी होती है, सार्थक अंक होती है। तो यहाँ न्यूनतम सार्थक अंक कितना है 2, क्योंकि इसमें तो देख लो कितना है 3 और इसमें भी कितना है 3, तो आंसर में भी कितना सार्थक अंक रखना पड़ेगा 2। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन सी होगा, ठीक है ना। यहां पर सार्थक अंक आपके कितने होंगे, 2 होंगे। एक और क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, उससे पहले आप इसको लिख लो, फिर एक और क्वेश्चन देता हूं। चलिए ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताओगे, ठीक है। 6.000 संख्या में सार्थक अंक है, ठीक है। चलिए ऑप्शन देता हूं मैं आपको, 0 1 और ये 2 और ऑप्शन डी 4, ठीक है। ये आपके ऑप्शन है। अब आप इसमें मुझे देखकर आंसर बताओ क्या आंसर होगा, ठीक है। और इसी तरीके से हम एक एक टॉपिक को बिल्कुल बारीकी से पढ़ते हुए चलेंगे। अब आप कोई से भी एग्जाम में देख लो, सार्थक अंक का क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, चाहे वो आपके नीट में आया हो, जेई में आया हो, आपके आईसीआर में आया हो, जेट में आया हो, ठीक है। अभी तक यहां से सार्थक अंक से जेट ने क्वेश्चन पूछा नहीं है, तो इस बार स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि आपको सार्थक अंक से कोई एक छोटा मोटा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देके बताओगे, ठीक है। तो बस पढ़ते रहिए इसी तरीके से, मेहनत करते रहिए, मेहनत करोगे निश्चित सफलता आपके हाथ लगेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।